हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कुछ व्यक्तित्व पृथ्वी पर आते ही हैं सितारे बनकर। चाहे वो रावण हो, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे वो 40 डाकुओं के सरदार का किरदार हो। ये सारे किरदार हमने पढ़े तो हैं, पर इनको कभी हमने देखा नहीं। तो ऐसे ही किरदारों को अपने में उतार कर सहजता से उसको अभिनय करना, उस कलाकार के बारे में ही आज मैं बात करने जा रही हूँ। तो ऐसी ही दमदार आवाज़ और रोबदार व्यक्तित्व के धनी श्री बी.एम. व्यास जी के बारे में हम जानेंगे उनका फिल्मी सफ़र। उन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। कई पिक्चरों को उन्होंने डायरेक्ट भी किया है और वो एक उनका शौक़ था कविताएं लिखने का भी, तो वो कविता भी लिखते थे। तो आज मेरा सौभाग्य है कि ऐसे ही अभिनेता के पुत्र के साथ मेरी मुलाकात होने जा रही है श्री मनमोहन व्यास जी से, और वो हमें बताएंगे व्यास जी के फिल्मी सफ़र के बारे में। दोस्तों, मैंने सुनी है ये बात कि प्राण साहब जो थे उन्होंने भी व्यास जी से एक बार कहा था कि व्यास जी, रावण का रोल मैं मन में ही लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपके जो भी सुझाव हैं वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर मुझे लिखकर बताएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए खोज करके आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ देना चाहूँगी। तो इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट, आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स, प्यार जो भी है वो सब कुछ चाहिए। तो बिना समय गंवाए चलो मिलवाती हूँ मैं अपनी इस खोज की अगली कड़ी में श्री मनमोहन व्यास जी से, जो कि सुपुत्र हैं श्री बी.एम. व्यास जी के। तो चलिए मिलते हैं मनमोहन जी से। आप बताएंगे कि श्री बी.एम. व्यास जी जो आपके पिताजी थे, उनका फिल्मों में आना कैसे हुआ। देखिए, ऐसा था कि पिताजी पृथ्वी थिएटर्स के अंदर पापा के साथ सक्रिय थे, पापा जी के साथ में, और वहाँ के नाटकों के अंदर अहम भूमिकाएं निभाकर वो अपना जीवन गुजार करते थे। 75 रुपया उनकी सैलरी थी। वैसे वो पहले आप में उन्होंने अपना गाना गाया, फिर उसके बाद में शो किया और नीचा नगर में छोटे छोटे रोल भी किए। लेकिन जब पृथ्वी थिएटर्स से राज कपूर ने फिल्म बनाने का मन बना लिया, तो बरसात पिक्चर जब राज कपूर बना रहा था तब उन्होंने पिताजी को बुलाया और कहा कि व्यास जी, मैं आपको नरगिस के कश्मीरी पिता की भूमिका देना चाहता हूँ। पिताजी ने ये कहा कि मैं पहले पापा जी से पूछूंगा और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके यहाँ पे काम कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरी कंटिन्यूटी थिएटर में है, कल को उनको तकलीफ़ न हो जाए। पिताजी पापा जी के पास गए और पापा जी से उन्होंने कहा कि आपके जो सुपुत्र हैं राज कपूर जी, वो बरसात बना रहे हैं और नरगिस के पिताजी की भूमिका मुझे देना चाहते हैं, तो आप बोलो तो मैं करूं। तो पापा जी ने कागज़ लिया और उसके ऊपर लिखा कि व्यास जी, मैं अपने कलाकारों को अब आकाश में उड़ते हुए देखना चाहता हूं, इसलिए मेरी तरफ से कोई भी बंदिश नहीं है। जब भी आपकी इच्छा हो, आपके लिए पृथ्वी थिएटर्स खुला हुआ है। जब पिताजी राज कपूर के पास ये पैगाम लेकर गए तो राज कपूर बहुत खुश हुए और उन्होंने पिताजी को सहर्ष वो भूमिका निभाने के लिए साइन कर लिया। और आपने फिल्म देखी होगी बरसात में पिताजी ने कश्मीरी फादर की भूमिका निभाई है। ये पिताजी की शुरुआत थी बरसात से एक लीड रोल के अंदर, क्योंकि पहले जो 2 फिल्में की उसके अंदर बहुत छोटे छोटे रोल थे, तो उनसे कोई पहचान नहीं मिली, लेकिन बरसात से पहचान मिली। तो राज कपूर ने पहले तो पिताजी से कहा कि देखिए, आपका नाम बृजमोहन व्यास है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप अपना नाम बी.एम. व्यास कर लो, क्योंकि मेरी फिल्म हिट होने के बाद में आपके पास बहुत फिल्में आएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक तो अपना सिग्नेचर करना इंग्लिश में सीख लो, और एक आपका नाम मैं शॉर्ट कर देता हूँ। तो पिताजी ने स्वीकार कर लिया। अब सिग्नेचर करने के लिए राज कपूर ने एक ट्यूटर रखा था जो घर पे आती थी और पिताजी को 1 महीने में सिग्नेचर करना भी सिखा के चली गई, क्योंकि पिताजी ने कभी भी स्कूल में या कॉलेज में कोई पढ़ाई की नहीं थी,
बचपन से ही घर के अंदर संस्कृत का ही बोलबाला था, इसलिए घर के अंदर ही वेदों का, शास्त्रों का जो भी होता था पाठ पठन, वही पिताजी ने सीखा। तो इस तरह से राज कपूर की पहली फिल्म बरसात से ऐसा हम लोग समझते हैं पिताजी का फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पदार्पण हुआ, और उसके बाद तो बैजू बावरा, तुम सा नहीं दे, कई फिल्मों के अंदर वो बाप की रोल करते रहे। तो चूँकि इनकी शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई थी, बेहतरीन तरीके से इनकी फिल्मों में एंट्री हुई थी, जहाँ इनको पापा जी जिनको वो गुरु मानते थे उनके आशीर्वाद से इनकी एक शुरुआत हुई, तो इनके इतने बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से इनके कैसे क्या ताल्लुक थे? देखिए, ऐसा है कि उस ज़माने में कई प्रसिद्ध प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुए हैं, जिसमें पहले मैं बताऊंगा वी शांताराम जी। उन दिनों में 2 आंखें बारात बना रहे थे, तो उसके अंदर 6 कैदियों की भूमिका के लिए उन्होंने 5 कैदियों को तो फिक्स कर लिया था, चुन लिया था, और एक कैदी के लिए वो सोच रहे थे कि भाई अब किसको लिया जाए। तो पिताजी वहाँ पे चले गए ऑडिशन देने के लिए। तो शांताराम जी ने कहा कि व्यास जी, मेरे 5 कैदियों की साइज़ आपसे थोड़ी कम है, तो मैं 6 कैदियों को एक ही साइज़ का, मतलब एक ही हाइट के होने चाहिए, ऐसा मेरा प्लान है। तो आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, इसके लिए मैं शायद ये रोल आपको ना दे सकूं। पिताजी थोड़े से निराश हुए और घर पे आ गए, और रात भर सोचते रहे कि क्या करें क्या करें। पिताजी को वो रोल हथियाना था। तो दूसरे दिन पिताजी 7 बजे ही राजकमल पहुंच गए, क्योंकि शांताराम जी 8 बजे राजकमल पहुंच जाते थे, चाहे कोई कर्मचारी आवे कि नहीं आवे। शांताराम जी बहुत पंक्चुअल थे अपने काम में, वो सुबह 8 बजे राजकमल पहुंच ही जाते थे। पिताजी 7 बजे ही पहुंच गए, और जब शांताराम जी आए तो उन्होंने पिताजी को बुलाया, बोले व्यास क्या बात है? तो पिताजी ने शांताराम जी से कहा कि क्या ये लंबा आदमी जो है वो कभी हत्या नहीं कर सकता है क्या? तो शांताराम जी चौंक गए एकदम। उन्होंने आर्ट डायरेक्टर को बुलाया और बोला व्यास जी का स्केच बनाओ दलिया नाई का। इस तरह से पिताजी को रोल उस पिक्चर में मिल गया, और काफ़ी अच्छा काम किया है पिताजी ने उसमें। दूसरा संस्मरण ये था उसके अंदर कि वी शांताराम जी अपने 2 आंखें बारात के गाने की शूटिंग कोल्हापुर में कर रहे थे। तो वहाँ पे सब लोग दोपहर में लंच, मतलब पापा शांताराम जी सबके साथ बैठ के लंच किया करते थे, पूरा एक ग्रुप जैसा था, उनका परिवार जैसा था। तो खाना खाते खाते पिताजी ने शांताराम जी से ये कहा कि शांताराम जी, मैंने अभी एक इंग्लिश पिक्चर देखी है, उसमें मैंने ये देखा कि सामने से घोड़े यूँ दौड़ते हुए आते हैं और दौड़ते दौड़ते पब्लिक के ऊपर से निकल जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग डांस करते करते आए और हम लोग पब्लिक के ऊपर से निकल जाए। तो शांताराम जी ने अपना खाना वहीं छोड़ दिया और खड्डा खुदवा के कैमरा लेके खुद नीचे उतर गए, और ऊपर बड़ा शीशा रखवा दिया और बोला व्यास जी अब आप आइए, और गाना बजाया उन्होंने, वो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, ऐसा कोई गाना उस फिल्म का था। और उसके बाद में उन्होंने वही शॉट लिया। आज भी मतलब ऐसे महान डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बहुत कम रह गए हैं जो अप्रिशिएट करते थे अच्छी चीज़ों को। यानी उनके नज़र के अंदर ये नहीं था कि किसने उनको एडवाइस दिया, क्या दे दिया, कोई ऐसा कुछ नहीं था उनके मन में। ये महान लोग थे, अगर इनको कोई अच्छी एडवाइस लगी और कोई की अच्छी सूझ मिली तो ये उसको इमीडिएट अपील कर लेते थे, उसके अंदर कुछ भी वो छोटा बड़ा नहीं सोचते थे। तो मैं समझता हूँ शांताराम जी इज़ वन ऑफ अ ग्रेट फिल्म मेकर। तो उनका शांताराम जी के अलावा सोशल फिल्मों के अलावा माइथोलॉजिकल और फैंटेसी फिल्मों, ऐसे होमी वाडिया जी के यहाँ पे पिताजी ने माइथोलॉजिकल फैंटेसी और कुछ सोशल फिल्में भी की है, दुनिया झुकती है, रिपोर्टर राजू, इस तरह की, और अलादीन की चिराग, संपूर्ण रामायण। होमी वाडिया जी की एक खास बात ये थी कि वो फिल्मों के स्टंट शॉट लेते थे, वो बड़े डिफ़िकल्ट होते थे, और उस ज़माने के अंदर डुप्लीकेट होते नहीं थे, तो पिताजी को ही करना पड़ता। 40 चोरों का सरदार है तो अकेला एक सरदार आके घोड़ा लेके चल रहा है, पीछे 40 घोड़े होते थे, तो पिताजी को खुद राइडिंग करनी पड़ती थी, और वो भी पिताजी ने बॉम्बे में सीखी थी। तो पिताजी बोलते मुझे ये डर लगता था कि अगर मेरा घोड़ा रपट गया तो मेरे ऊपर से 40 घोड़े निकल जाएंगे, लेकिन उस समय जोश था इसलिए हम लोगों ने स्टंट किया। तो एक बार पिताजी ने स्टंट करने से वाडिया जी को मना कर दिया, तो वाडिया जी ने खुद वो स्टंट करके दिखा दिया। यानी ऐसे फिल्म मेकर होमी वाडिया जी थे कि वो खुद भी मतलब उस चीज़ को करके दिखा देते थे, कलाकार को फिर वो करनी पड़ती थी। तो मैं समझता हूँ कि होमी वाडिया इज वन ऑफ बिगेस्ट एंड न्यू कमर्स को लेके फिल्म बनाना और हिट करना वो उनके ही बस की बात थी। तो इस तरह से एक बार उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की थी, संपूर्ण रामायण,
उसका मुहूर्त शॉट था, महिपाल जी अनीता गुहा जी के ऊपर लिया गया था, राम और सीता का रोल वही कर रहे थे, लेकिन सबको ये आश्चर्य था कि अब इसमें रावण कौन करेगा। लंच घोषित कर दिया गया, सब लंच में चले गए। लंच के बाद में वापस सेट के ऊपर सब लोग जमा हुए, अब अनाउंस करना था रावण का नाम। तो होमी वाडिया जी ने अनाउंस किया कि रावण का रोल BM व्यास जी निभा रहे हैं इस फिल्म के अंदर। और उसके बाद में वो ब्रेकअप हुआ और सब लोग अपने अपने घर चले गए। पिताजी वाडिया जी के ऑफिस में चले गए और उन्होंने कहा कि होमी वाडिया जी, आपने मुझे रावण का रोल दिया है, लेकिन रावण तो हिस्ट पुष्ट था और मैं तो बहुत पतला हूँ, तो ये सब कैसे होगा। बोले व्यास जी, आपके लिए मैं पैडिंग बनवा रहा हूँ, आप जब सेट के ऊपर आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। 4-5 दिन के बाद पिताजी का ट्रायल उन्होंने जब लिया पैडिंग पहनाकर, और उसके बाद में जब पिताजी ने देखा तो पिताजी बोला, वाकई में ये तो कमाल की गेटअप की है आपने वाडिया जी। और पिताजी रावण के जैसे दिखने लग गए थे उसके अंदर। तो ये क्या है कि क्रिएटर लोग थे, शांताराम जी हुए, होमी वाडिया, नए नए कलाकारों को लेके ऐसी फिल्म बना देते थे कि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि इन लोगों ने क्या बना दिया, और आज भी सब यादगार बना हुआ है उनका काम। ऐसे ही थे नासिर साहब, तो उस समय फिल्म बन रही थी तुमसा नहीं देखा। पिताजी के पास ज़्यादा फिल्म होने की वजह से उन्होंने अपने काम के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होमी वाडिया जी को दे रखा था, सेकंड प्रेफरेंस उन्होंने शांताराम जी को दे रखा था, और थर्ड प्रेफरेंस उन्होंने फिल्मिस्तान को दिया हुआ था। तो ऐसी स्थिति में पिताजी कोल्हापुर के अंदर 2 आंखें बारात की शूटिंग में काम कर रहे थे, और यहाँ पे तुमसा नहीं देखा कि शूटिंग शुरू हो चुकी थी। तो उस समय फिल्म के अंदर पिताजी के न आने की वजह से, समय पे न आने की वजह से, उन लोगों ने सबने मिलकर तय किया कि व्यास जी की जगह पे कोई दूसरे कलाकार को ले लिया जाए ताकि फिल्म समय पे पूरी हो जाए। लेकिन नासिर साहब अड़ गए। उन्होंने वो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। शमी जी भी उस फिल्म से आस लगा के बैठे थे, OP नैयर जी भी थे, सब लोग काफ़ी आस लगा के बैठे थे। तो नासिर साहब ने ये कहा सेठ जी से कि भाई, ये अगर फिल्म का कोई दूसरा कलाकार आप लेना चाहते तो मैं ये फिल्म नहीं करूँगा डायरेक्ट, आप अपने किसी और से इस फिल्म को डायरेक्ट करवा लो। इस तरह से नासिर साहब ने अपने करेक्टर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जिस कलाकार को जो करेक्टर वो देते थे, उसी कलाकार का भले ही इंतज़ार करना पड़े, लेकिन वो करेक्टर वही कलाकार करेगा। ही इज़ द वन ऑफ अ ग्रेट फिल्म मेकर नासिर साहब, जो पिताजी के लिए बहुत लकी भी साबित हुए और पिताजी के बहुत वेल विशर भी थे। तो इस तरह व्यास जी ने कितनी फिल्मों में काम किया होगा? देखिए, फिल्मों का तो अब मैं इतना नहीं बता सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली देखो 200-250 फिल्में तो की होगी, क्योंकि उनके पास कभी काम की कमी रही नहीं। अंत समय में भी देखो तो बगावत है, रजिया सुल्तान है, शिरडी के साईं बाबा है, जय संतोषी माँ, यानी साल में 4-5 फिल्में तो उनके पास रहती थी। तो मैं समझता हूँ कि पिताजी ने कभी ये नहीं सोचा क्वांटिटी और क्या कितनी फिल्में हो और क्या हो, ऐसा कुछ नहीं, बस काम रहता था, वो करते रहते थे। क्या उन्होंने क्षेत्रीय फिल्मों में भी काम किया है? तो वो कौन सी भाषाओं में किया है? गुजराती फिल्मों में किया है, खापरो जवेरी, संस्कार, और राजस्थानी बाबा रामदेव में किया है उन्होंने, और एक पंजाबी पिक्चर थी शशि पुन्नू, उसमें भी उन्होंने काम किया है। तो करते थे उनको कई लैंग्वेजेस में फिल्में मिलती थी, कर लेते थे वो। तो अपनी इतनी फिल्मों में से उन्हें कौन सी पसंद थी? भाई, मैं पिताजी से इस तरह का कोई प्रश्न तो कर ही नहीं सकता था कि आपको कौन सी पसंद है। जैसे भरत जी को अपने सारे गाने पसंद थे, पिताजी को भी अपने सारे कैरेक्टर बहुत पसंद थे। लेकिन तुमसा नहीं देखा के बाद में पिताजी को जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ब्रेकअप मिलना चाहिए था, जैसा कि वो कहते हैं, वो उनको ब्रेकअप नसीब नहीं हो सका, क्योंकि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी और पिताजी का रोल भी बहुत ज़बरदस्त था उसके अंदर। तो थोड़े से निराश ये ज़रूर रहते थे कि यहाँ की किसी पॉलिटिक्स की वजह से उनका कैरियर थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। तो पिताजी को वैसे तुमसा नहीं देखा, संपूर्ण रामायण और बैजू बावरा फिल्में काफ़ी अपनी पसंद थी। तो जैसे उनके करियर में वो इतने रहे, महान रहे, तो उनका बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना था। तो उन्होंने सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के वो मेंबर भी रह चुके हैं, तो क्या उसके बारे में बताएंगे उनका कैसा? पिताजी सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन की हर मीटिंग में जाया करते थे, बहुत इंटरेस्ट लेते थे, और उन्होंने डोनेशन भी दिया हुआ है वहाँ पे, और हर कलाकार के बारे में उनको पता रहता था कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी नॉलेज में वो रहते थे। लेकिन एक्टिव के हिसाब से वो एक बार चुनकर आए भी थे, लेकिन बाद में कुछ पॉलिटिक्स की वजह से उनको रिज़ाइन करना पड़ा और फिर वो एक्टिव नहीं रहे। तो अगर व्यास जी एक्टिंग क्षेत्र में नहीं आते तो वो क्या करते? वो क्या ये एक ऐसा प्रश्न है जो पिताजी भी कहते हैं कि अगर मैं एक्टिंग क्षेत्र में नहीं आता तो शायद मैं पंडिताई करके ही अपना जीवन बिता लेता।
तो आप उनके थोड़े से जीवन चित्रण के बारे में रोशनी डालेंगे? रोशनी तो ऐसा ही है कि यानी एम्बिशियस अगर देखा जाए तो तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा भरत जी थे, और पिताजी फॉलो कर लेते थे उनको, लेकिन क्षेत्र अलग होने की वजह से दोनों को संघर्ष अपना अपना ही करना पड़ा। क्योंकि भरत जी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए और पिताजी अभिनय के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए, तो भरत जी को गॉडफादर शांताराम जी मिल गए और पिताजी को गॉडफादर पृथ्वीराज जी मिल गए। तो दोनों का क्षेत्र अलग होने की वजह से संघर्ष दोनों का अलग अलग ही था। और ये कहते भी थे पिताजी कि भाई भरत के तो गाने लोग कभी भी सुनते रहेंगे, हमारी तो फिल्म कभी दिखाएंगे तो लोग हमको देखेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस दोनों के काम के अंदर रहा। तो आज ऐसे महान कलाकारों के घर में आपका जो जन्म हुआ है, तो आप इसको कैसे लेते हैं? भाई ऐसा है कि मैं यही समझता हूँ कि कोई एक सौभाग्य होगा हमारा, पिछले जन्म का पुण्याई होती है किसी किसी की, तो वो हिसाब से हम इनको फॉलो कर ही नहीं सकते क्योंकि सब अवलिया लोग थे। तो इनके स्वभाव को, इनके काम को और किस तरह का इनका नेचर था, ये तो अब हम लोग फॉलो कर ही नहीं सकते। हमारी तो यही स्थिति है कि हमको तो ये जो बोलते थे हम लोग मान लेते थे, हम इनका अपोज कर ही नहीं सकते थे क्योंकि बड़े पावरफुल थे अपने हर काम के अंदर। एक्टिंग के अलावा और कोई उनकी हॉबीज रही है लाइफ में? वैसे तो गाना बजाना कर लेना, कविताएं लिख लेना, और हम 7 बच्चे हैं हम लोग, हम सबको लेके जैसे होली है, दिवाली है या कृष्ण जन्माष्टमी है तो पूरे घर को हम लोग सजाते थे और रात को फिर हम लोग भजन भी किया करते थे। इस तरह से एक फैमिलियर पोजीशन के अंदर पिताजी हम सबको रखते थे। कभी फिल्मी माहौल हमारे घर में नहीं आने दिया उन्होंने। तो आप क्या कहना चाहते हो कि जितना उन्होंने योगदान इस इंडस्ट्री को दिया, उतना क्या सरकार से उन्हें मान सम्मान? देखिए, मैं ये कहूँगा कि भरत जी और पिताजी की सिर्फ एक ही बात ये थी कि कभी किसी पारितोषिक के मतलब मोहताज नहीं रहे कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। वो तो यही कहते रहे कि भाई मैंने जो भी काम किया उससे मैं सेटिस्फाइड था और कभी भी मेरे किसी भी अभिनय की आलोचना कहीं हुई नहीं। तो इससे बड़ा मेरे को अवार्ड क्या मिलेगा, जबकि राजस्थान का जो अवार्ड है राजस्थान रत्न का अवार्ड, वो मुंबई के अंदर अपने मारवाड़ी सम्मेलन के अंदर सुभाष चंद्र जी गोयल ने उनको दिया हुआ है। तो इस तरह से अवार्ड उनको अगर कोई देता था तो वो ले लेते थे, लेकिन वो ऐसी कोशिश नहीं करते थे कि उनको कोई अवार्ड मिल जाए किसी के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने अपने जीवन में अवार्ड की तरफ कभी सोचा ही नहीं, अपना काम करते रहते थे, मैंने ये देखा है। तो आप उनके लिए कुछ 2 शब्द? मैं तो ये समझूंगा कि पिताजी से मुझे जो चीज़ सीखनी चाहिए वो यही है कि वो 93 की उम्र के अंदर भी अपना काम खुद करते थे। यानी अगर उनके आप पाँव के हाथ लगा के बोलो आपके पाँव दुख रहे हैं तो दबा दे, तो हमारे हाथ फेंक देते थे उठा के, बोलते मेरे कोई हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी सीख हमको तो उनसे यही मिल रही है कि अपना काम खुद करो और अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाओ और अपना खुद सब कुछ खुद करो, किसी के ऊपर भरोसा मत करो या किसी के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ, अपना अपना करो। तो ये उनका एक सेल्फ जो मेड वाला सिस्टम था वो बहुत ही ज़बरदस्त था और आज भी हम लोग उनके ही बताए हुए पद पर चल रहे हैं। जी मनमोहन जी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने अपने पिताजी के बारे में और अच्छा लगा आपसे भी बात करके, मुलाकात करके, और समझती हूँ कि हम और भी आगे मिलेंगे और भी आपसे जानकारियाँ लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।